1 जुलाई 2002 वक्त रात 8:10 मॉस्को के डोमोडेडोवो एयरपोर्ट पर 45 बच्चों समेत कुल 60 अफराद अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। 30 मिनट बाद करीब 8:48 पर बस्केरियन एयरलाइंस की फ्लाइट 2987 ने 60 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर के साथ मॉस्को से बार्सिलोना जाने के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन को 3000 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे और 20 मिनट में तय करनी थी। रात करीब 11 बजे जहाज स्विट्जरलैंड की एयर स्पेस में दाखिल हुआ। ये एयर स्पेस एक प्राइवेट एयर स्पेस कंपनी स्काई गाइड के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। रात के 11 बजे एयर कंट्रोल रूम में बतौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नेल्सन अपने एक साथी के साथ मौजूद थे। 1 जुलाई का दिन सुबह से लेकर शाम तक एयर ट्रैफिक के लिहाज से बड़ा बिजी दिन था, लेकिन रात के वक्त 11 बजे के बाद उस पूरे एयर स्पेस में मौजूद किसी भी एयरपोर्ट पर किसी भी जहाज के लिए लैंडिंग शेड्यूल नहीं थी और उस एयर स्पेस से गुजरने वाला एयर ट्रैफिक भी काफी कम हो गया था। इसलिए रात 11 बजे पीटर का कोलीग अपने वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी भी पीटर को सौंपकर खुद ब्रेक पर चला गया। यानी पीटर अब दो वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पहले रडार सिस्टम पर एयर स्पेस का ट्रैफिक शो हो रहा था तो दूसरे सिस्टम पर जहाजों की एयरपोर्ट पर लैंडिंग की मॉनिटरिंग की जा रही थी। 11:05 पर फ्लाइट 2937 ऑस्ट्रिया के ऊपर 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। जहाज में मौजूद सभी लोग खुश थे कि वो 2 घंटे बाद बार्सिलोना पहुंच जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इनसे 600 किलोमीटर दूर इनकी मौत उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। 11:06 पर एक DHL फ्लाइट 611 ने बरगेमो से ब्रिसेल्स जाने के लिए उड़ान भरी। 11:10 पर पीटर नेल्सन को बताया गया कि उनके मेन रडार सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए अब उन्हें बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 11:21 पर DHL फ्लाइट 611 ने पीटर नेल्सन के एयर स्पेस में एंटर किया और प्लेन के पायलट ने पीटर से कॉन्टेक्ट करके 36,000 फीट की बुलंदी पर उड़ान भरने के लिए परमिशन मांगी। परमिशन देने से पहले पीटर ने एयर ट्रैफिक को रेगुलेट किया और नॉर्मल कैलकुलेशन करने लगे कि इस बुलंदी और इस रूट पर कोई दूसरी फ्लाइट तो नहीं। लेकिन तभी दूसरे रडार सिस्टम पर एक डिलेड एयरबस फ्लाइट AEF 1135 का मैसेज आया कि इन्हें पास के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी है। इसलिए पीटर अपना काम बीच में छोड़कर सेकंड रडार सिस्टम पर मूव कर गए। पीटर ने पास के एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इनका फोन वर्क स्टेशन पर मेंटेनेंस प्रोग्राम होने की वजह से काम नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो फर्स्ट रडार सिस्टम पर वापस आ गए, क्योंकि अभी फ्लाइट AEF 113 को लैंड होने में 10 मिनट का टाइम था। फर्स्ट रडार सिस्टम पर आने के बाद पीटर ने DHL फ्लाइट 611 को 36,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने की इजाजत दे दी और वापस पास के एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। हादसे से तकरीबन 2 मिनट पहले DHL फ्लाइट को 36,000 फीट पर उड़ान भरने की इजाजत मिलने के बाद उन्होंने अपनी बुलंदी 36,000 फीट कर दी। उधर दूसरी तरफ फ्लाइट 2937 जो बार्सिलोना जा रही थी वो भी 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। यानी हादसे से 2 मिनट पहले दोनों जहाज सेम बुलंदी पर एक दूसरे से 44 किलोमीटर दूर थे और साउंड की स्पीड से तेज एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। यहाँ टेंशन की बात ये थी कि दोनों फ्लाइट का एयर रूट एक दूसरे से क्रॉस कर रहा था। यानी जिस स्पीड से दोनों फ्लाइट चल रही थी, इसके मुताबिक स्विट्जरलैंड के ऊपर दोनों फ्लाइट आपस में टकरा सकती थी। हादसे से 43 सेकंड पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर को मामले की संगीनी का एहसास हुआ और उसने फौरन फ्लाइट 2937 से कांटेक्ट करके पायलट को फौरन डिसेंट परफॉर्म करने के लिए कहा। पीटर ने रशियन पायलट को कहा कि वो फौरन अपने जहाज का फ्लाइट लेवल 360 से डाउन करके 350 पर लेकर आए। लेकिन इस मैसेज के 1 सेकंड बाद ही फ्लाइट 2937 का TCS सिस्टम बीप की आवाज के साथ बज उठा और फौरन पायलट्स को जहाज की ऊंचाई बढ़ाने का मैसेज दिया। एग्जैक्टली इसी टाइम DHL फ्लाइट का TCS सिस्टम भी बीप की आवाज के साथ पायलट्स को वार्न करने लगा और जहाज की ऊंचाई फौरन कम करने का मैसेज दिया। इसलिए DHL फ्लाइट के पायलट्स ने TCS सिस्टम के मैसेज के मुताबिक फ्लाइट का लेवल डाउन करना शुरू कर दिया। लेकिन उधर दूसरी तरफ फ्लाइट 2937 के पायलट्स कंफ्यूज हो गए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मैसेज को माना जाए या TCS सिस्टम को फॉलो किया जाए। तभी पीटर ने दोबारा से अपनी बात दोहराई और फ्लाइट 2937 के पायलट को डिसेंट परफॉर्म करने के लिए कहा। फाइनली रशियन पायलट्स ने कंट्रोलर की बात मानने का फैसला किया और जहाज की ऊंचाई कम करना शुरू कर दी।
यानी इस वक्त दोनों प्लेन डिसेंट पर थे और तेजी से नीचे की तरफ आ रहे थे, जो कि फ्लाइट 2937 के TCS सिस्टम के बिल्कुल उल्ट था। दरअसल TCS सिस्टम हर जहाज में एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो जहाज की ऊंचाई, स्पीड और हेडिंग का इस्तेमाल करके जहाज के चारों तरफ एक 3D मैप बनाता है और लगातार इसकी इंफॉर्मेशन आसपास के जहाजों को ट्रांसमिट करता रहता है। जैसे ही जहाज इस मैप में एंटर होता है तो ये सिस्टम पायलट को वार्न करता है और सिचुएशन के हिसाब से एक प्लेन को डिसेंट और एक प्लेन को क्लाइंब करने का मैसेज देता है। कंट्रोल रूम में पीटर ने जब देखा कि फ्लाइट 2937 ने उनके कहने के मुताबिक अपना फ्लाइट लेवल डाउन कर लिया है तो वो सेटिस्फाइड हो गए कि सब ठीक हो गया। इस वक्त पीटर इस बात से अनजान थे कि DHL फ्लाइट ने भी अपना फ्लाइट लेवल डाउन कर लिया है, क्योंकि फ्लाइट 2937 के साथ लगातार कांटेक्ट में रहने की वजह से DHL फ्लाइट के पायलट्स पीटर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो बता ही नहीं पाए कि उन्होंने भी अपना फ्लाइट लेवल डाउन कर लिया है। वहीं मेन रडार सिस्टम में मेंटेनेंस की वजह से पीटर बैकअप मोड का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें एक जरूरी इमरजेंसी सिस्टम विजुअल STCA अलार्म मौजूद ही नहीं था, जो ऐसी सिचुएशन होने पर रेड साइन के साथ जोर जोर से खतरे का मैसेज देता है। इसी वजह से पीटर को रियल सिचुएशन का अंदाजा ही नहीं हुआ और वो सेटिस्फाइड होकर सेकंड रडार सिस्टम पर लैंड होने वाले जहाज से कांटेक्ट करने लगा, जबकि दूसरी तरफ दोनों ही प्लेन्स में TCS सिस्टम अभी भी पायलट्स को वार्न करते जा रहा था और दोनों ही पायलट्स अपने डिसेंट रेट लगातार बढ़ाते ही जा रहे थे। हादसे से तकरीबन 19 सेकंड पहले पीटर ने एक बार दोबारा से फ्लाइट 2937 से कांटेक्ट किया और इन्हें बताया कि DHL फ्लाइट इनके राइट हैंड साइड से आ रही है, जबकि DHL फ्लाइट लेफ्ट साइड से आ रही थी। इसलिए रशियन पायलट्स ने अपनी विंडो से राइट साइड देखा तो उन्हें कहीं भी कोई प्लेन आता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन हादसे से 3 सेकंड पहले अचानक रशियन पायलट्स की नजर प्लेन की लेफ्ट साइड पर गई तो उन्हें DHL फ्लाइट आती हुई दिखाई दी और पायलट्स ने प्लेन को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक से नीचे को जाते जहाज को महज 2 से 3 सेकंड में ऊपर ले जाना नामुमकिन था। इसलिए 2 सेकंड बाद ठीक 11:35 पर 36,890 फीट की ऊंचाई पर जर्मनी के ऊपर DHL फ्लाइट 2937 को चीरते हुए आगे निकल गई। इस टक्कर की वजह से फ्लाइट 2937 4 टुकड़ों में टूटकर अलग हो गई और प्लेन के आगे वाला हिस्सा सीधे वर्टिकली जमीन से टकरा गया, जबकि प्लेन का पीछे वाला हिस्सा हवा में स्पिन करते हुए कुछ सेकंड बाद जमीन पर आ गिरा। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि फ्लाइट 2937 में मौजूद 45 बच्चों समेत 60 मुसाफिरों और 9 क्रू मेंबर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बच सका और दूसरी तरफ DHL फ्लाइट को भी टक्कर की वजह से काफी नुकसान हुआ। इस टक्कर की वजह से DHL फ्लाइट की टेल पूरी तरह टूट चुकी थी और DHL जहाज अनकंट्रोल होकर हवा में स्पिन करने लगा। तकरीबन 2 मिनट कोशिश करने के बाद DHL फ्लाइट हादसे की जगह से 7 किलोमीटर दूर जंगलों में क्रैश हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से पायलट ने किसी तरह जहाज को कंट्रोल करके इसको इस तरह क्रैश करवाया कि जहाज में मौजूद 2 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग महफूज रहे। यानी इस भयानक हादसे में कुल 71 लोगों की मौत हुई। बाद में की गई तहकीक में पता लगा कि इस हादसे में कहीं न कहीं एयर स्पेस कंट्रोल कंपनी स्काई गाइड की लापरवाही ही जिम्मेदार थी, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस टाइम 2 वर्क स्टेशन को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक ही कंट्रोलर मौजूद था, जिसकी वजह से हादसे के आखिरी लम्हों में इसका ज्यादातर टाइम सेकंड वर्क स्टेशन पर फ्लाइट AEF 1135 को डील करने में ही चला गया। इसके अलावा हादसे के टाइम ही मेन रडार सिस्टम पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिसकी वजह से पीटर को बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें सबसे जरूरी इमरजेंसी फीचर विजुअल STCA सिस्टम मौजूद ही नहीं था, जो ऐसी किसी सिचुएशन में कंट्रोलर को वार्न करने का काम करता है। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड सिस्टम ऑप्टिकल कोलिजन वार्निंग सिस्टम, जो 2 फ्लाइट्स के टकराने की सिचुएशन का अंदाजा लगाकर टक्कर से 2.5 मिनट पहले कंट्रोलर को बता देता है कि इन 2 फ्लाइट्स में टक्कर हो सकती है, उसे भी मेंटेनेंस के नाम पर बंद कर दिया गया था। पीटर को इस बारे में पता ही नहीं था कि इस सिस्टम को भी बंद कर दिया गया है। यानी पीटर सेटिस्फाइड था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो उसे 2.5 मिनट पहले ही पता लग जाएगा और वो सब कुछ संभाल लेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस टाइम दोनों जहाज तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे तो उस टाइम हादसे से 1080 किलोमीटर दूर जर्मनी में एक एयर स्पेस कंट्रोल रूम में बैठे कंट्रोलर को इस सिचुएशन का पता लग गया था, मगर एविएशन के रूल के मुताबिक वो किसी ऐसे जहाज से कांटेक्ट नहीं कर सकता था जो इसके एयर स्पेस से बाहर हो। इसलिए उसने करीब 11 बार कॉल करके पीटर को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ मेंटेनेंस की वजह से सब कुछ बंद था, इसलिए वो पीटर से कांटेक्ट ही नहीं कर पाया।
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اس حادثے کے لیے ایئر ٹریفک کنٹرولر پیٹر نیلسن ذمہ دار تھے یا اسکائی گائیڈ کمپنی کی لاپرواہی اس میں شامل تھی؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔